इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 6 मार्क का एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पेपर में, तो इसको आपको बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़ना है। वैसे तो इसको तो पूरा अच्छे से कर लेना है ताकि 6 मार्क अपनी जेब में अपन डाल लें। एक बार देखो, कुछ नहीं है, देखो ये है, इतना सा है, बस ये इतना इतना, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा और ये बस खत्म, इतना सा है, देखो। चलो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है भैया? ठीक है, इसमें क्या है ना, थोड़ी सी बोरिंग है ना, ऐसे नींद वाली चीजें आएगी, तो ऐसे एक्टिव रहना पड़ेगा अपने को अगर अपने को याद करना है तो। चलो, सबसे पहले सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज imposed by the government for securing welfare and providing justice। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि देश में शांति बनी रहे, सारी चीजें सिस्टम से हो, बस उसी के लिए एक लॉ बनाया जाता है। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है किसकी? जनता की है, ठीक है, जो गवर्नमेंट इंपोज करती है, मतलब आपको बोलती है गवर्नमेंट कि इसको फुलफिल करना ही पड़ेगा ताकि क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, मतलब भला हो सके, जस्टिस यानी कि न्याय मिल सके, है ना। इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको? सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, वित्तीय और कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ओवरवास्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री। इसका क्या मतलब है? हमारी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या रखें, इनका प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ रहे, सबको न्याय मिले, सबके साथ वेलफेयर हो, और सेट ऑफ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन हमने जनता के लिए इंपोज कर दी। किसने इंपोज करी है? गवर्नमेंट ने। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है। लॉ कितना सिंपल है, देखो क्या है, आप इसको याद करेंगे। सेट ऑफ ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, सिक्योरिंग वेलफेयर, जस्टिस, उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क है जो क्या रिफ्लेक्ट करता है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ओवरवास्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री। अरे ठीक है ना, ओवरवास्ट समझ में तो आ गया ना, ठीक है। आर वास्ट, ठीक है। डाइवर्सिफाइड याद रख लो, हमारी कंट्री डाइवर्सिफाइड है, मतलब अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग उस पर्टिकुलर उसमें बोल रहे हैं कि उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट अलग अलग है, तो सबको गवर्न करना और सबका लीगल फ्रेमवर्क को रिफ्लेक्ट करता है, इसको हम लॉ बोलते हैं। तो इन कीवर्ड्स को ही अपने को याद करना है भाई, कॉन्सेप्ट तो आ गया अपने को, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लॉ, लॉ कैसे कैसे बनाया जाएगा, तो देखो मेन सोर्स ऑफ लॉ तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, उसको देख करके ही हम क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें परमिट हैं, जो चीजों में रोक लगाई गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। तो इसमें दो कीवर्ड है, मेन सोर्स और कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, खत्म, है ना। अब ये आगे पता है, ये बहुत भारी लैंग्वेज थी जो एग्जाम में काम की नहीं है, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन नहीं किया। कुछ नहीं है, देखो भाई, जैसे पार्लियामेंट में बनते हैं, स्टेट असेंबलीज में बनते हैं, प्रेसिडेंट्स बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा लोकसभा का सिस्टम वो कर रखा है डिस्कस, जो अपने काम का अभी इतना नहीं है, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, कि लॉ कैसे कैसे बनाया जाता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा अपन इसको रीड कर लेते हैं। लॉ इज प्रपोज्ड इन अ पार्लियामेंट, ठीक है। सबसे पहले पार्लियामेंट में प्रपोज हुआ, एक बिल प्रपोज होता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द डिस्कशन एंड द डिबेट, है ना, चर्चाएं चलती है ना, एकदम किसी बढ़िया एकदम सभ्य तरीके से चर्चाएं चलती है, ठीक है। फिर लॉ जो है वो क्या होता है? लोकसभा में पास हो जाता है। देयर आफ्टर इट हैज बीन पास्ड इन दी राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ। इट देन हैज टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इतने इस लेयर्स के थ्रू जाता है। जैसे मान लो जीएसटी लॉ का एग्जांपल लेते हैं, तो पहले उसको पार्लियामेंट में रखा गया, एक बिल बनाया गया जिसको पास करवाना था। फिर क्या हुआ? डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। फिर लोकसभा में गया, फिर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आया, फिर प्रेसिडेंट ने असेंट दी, और फिर एंड में गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया अपने ऑफिशियल गजट में, ठीक है। ओके, हाँ हाँ हाँ, वो इसमें नहीं लिखा है ना, इसमें बस हाँ हाँ, दोनों से होना चाहिए, ठीक है, दोनों से ही जरूरी है वो। अब टाइप्स ऑफ लॉ में आते हैं। देखो लॉ कितने टाइप के होते हैं? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। क्या है? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक एक करके समझते हैं भाई। क्रिमिनल लॉ क्या बोलता है? बहुत सिंपल है, देखो भाई। क्रिमिनल लॉ मतलब आपने कोई ऐसा काम किया है कि आप समाज में रहने लायक ही नहीं बचे। जैसे देखो, मर्डर, रेप, चोरी कर दी, फ्रॉड कर दिया, चीटिंग कर दी, या फिर ऐसा कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया जिससे आपको सीधे जेल हो जाएगी या फिर फांसी वगैरह हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो? वायोलेशन करते हो किसी रूल का ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग एंड पनिशमेंट, जिसमें आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। आपने कोई ऐसा रॉन्ग किया है, मतलब कोई ऐसा काम किया है जो क्या है, पब्लिक पॉलिसी के क्या है, विरुद्ध है, कुछ ऐसा काम किया है, आपने वायोलेट किया है रूल को। बातें नहीं करेंगे इधर। चलो, क्या बोला मैंने? वायोलेशन ऑफ द रूल और पब्लिक रॉन्ग, मतलब कुछ ऐसा रॉन्ग आपने कमिट किया है, गलत काम किया है और पनिशेबल है, मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे इंडियन पेनल कोड के प्रोविजन लगेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जिसको बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड आईपीसी। इसको एक एक बार बस रीड करना है, ऐसे लिख के नहीं आना है। लिख के तो यही आना है, देखो, वायोलेशन, पब्लिक रॉन्ग और पनिशमेंट, ठीक है। तो अपन ने ज्यादा अंडरलाइन नहीं किया है, ज्यादा अंडरलाइन नहीं करा चीजों को, ठीक है। वही अंडरलाइन किया जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने को याद करना है। सब कुछ तो याद कर भी नहीं सकते अपन। और फिर ये कुछ ऑफेंसेस याद कर लेना, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सब, ठीक है। उसके बाद सिविल लॉ पे आते हैं। क्रिमिनल लॉ तो देखो बहुत खतरनाक था। ये कीवर्ड याद हुए कि नहीं? सत्संग नहीं गा रहा हूं मैं, कीवर्ड याद करने अपने को यहाँ पे। वायोलेशन, रूल, पब्लिक रॉन्ग, पनिशमेंट, है ना। और ये कुछ ऑफेंस याद करने हैं नीचे, और ऊपर एक दो ये याद भी याद रखने, जैसे आईपीसी हो गया, है ना। फिर ये इंडियन पेनल कोड के अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, ये सब याद भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद सिविल लॉ पे आ जाते हैं। देखो भाई, सिविल लॉ कितना सिंपल है। प्राइमरीली फोकस किस पे करता है पता है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे, कि भाई झगड़ा खत्म करो ना यार, मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करो। पनिशमेंट देने पे इतना विश्वास नहीं रखता। बड़ा अच्छा सा लॉ है ये, बड़ा अच्छा सा लॉ है। मतलब ये क्या बोलता है कि पनिशमेंट नहीं देता ये, मतलब पनिशमेंट देने पे इतना विश्वास नहीं रखता, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने पे क्या करता है, फोकस करता है। तो सिविल लॉ में क्या हुआ? प्राइमरीली फोकस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट। बहुत बढ़िया। फिर कोड, अब ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेड एंड ऑफ सिविल लॉ आर गवर्न बाय, मतलब सिविल लॉ के जो मेजरली गवर्न किससे होगा? ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब क्या होता है? नुकसान के नियम। जैसे किसी को नुकसान हो जाता है तो नुकसान की भरपाई कैसे कैसे होगी, उसके नियम। तो मतलब ये पता है थोड़ा सा लीनियंट है, मतलब ये ज्यादा गुस्से वाला नहीं है, ये थोड़ा सा, है ना, प्यारा सा लॉ है। इसको अपन क्या है, सिविल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लगते हैं, है ना। उसके बाद फैमिली लॉ हो गए, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के लॉ हो गए, जिसमें डिस्प्यूट को सुलझाने पे इतना फोकस किया जाता है। मतलब इसमें किसी ने ऐसा बड़ा सा क्राइम कमिट नहीं कर दिया है, डिस्प्यूट के बारे में। जैसे मान लो घरेलू कोई डिवोर्स वगैरह की बातें चल रही है, ऐसा कुछ हो तो वो आप आपस में सुलझा लो, सुलह करवा लो, ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये कीवर्ड याद हो गए। ये बातें क्यों हो रही है यार? चलो, ये हो गया। उसके बाद कॉमन लॉ के बारे में बात कर लेते। देखो भाई, कॉमन लॉ मतलब क्या है? स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ है, कहीं से भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ आ जाना। देखो क्या है इसमें, अ जजमेंट, देखो ध्यान समझना क्या है। सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट देता है तो बाइंडिंग हो जाएगा विद इन द टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया तो बाइंड हो जाएगा विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस, ये वर्ड याद नहीं करना, सिर्फ वैसे ही लिख लो कि डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस का मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है? टू स्टैंड बाय विच डिसाइडेड, मतलब जो पहले से डिसाइड हुआ उसका सहारा लेकर के। जैसे मान लो कि हमारा सेम डिस्प्यूट है, तो इसका पहले से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे रखा है तो भाई वही यूज कर लेंगे ना। इसलिए क्या लिखा है? टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। Doctrine of stare decisis reinforce and the obligation of the court follow same principle of the judgment previous decision। ये बड़ी सी भारी भरकम लाइन का मतलब इतना ही है कि अगर पहले से कोई जजमेंट आ रखा हो तो उसको आप यूज कर लो। तो प्रीवियस डिसीजन याद कर लो, ये डेसिस रीइंफोर्स एक बार याद रख लो, ठीक है। और ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट का ये ऑब्लिगेशन है। जैसे मान लो कोर्ट में अपन बैठे हैं, अदालत में, और इसका पहले से अगर कोई जजमेंट आ रखा है तो अपन वो का वही उठा करके यहाँ भी चेप देंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये आगे अपन बताएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये पता क्या बोलता है? अपन बार बार नहीं पढ़ते, वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, उसको सुनना जरूरी है। बस यही है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल चीज को आप यार दोषी करार कर रहे हो तो एक बार उसकी भी सुन लो ना। देखो जस्ट नेचुरल याद रखना है, ठीक है। जस्ट नेचुरल सिर्फ इतना याद रख लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल है जस्टिस का बियॉन्ड द रिटन लॉ।
मतलब ये ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हर जगह अप्लाई आपको करना पड़ेगा। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, मतलब आप ना एकदम से किसी को ऐसी सजा नहीं दे सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। हियर द अदर पार्टी, खुद से आप जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे हम क्या करते हैं, मेरी सोच तो सही है भाई, अपन सही सोचते हैं, जरूरी नहीं है, आप सामने वाले की भी तो सुनो, हो सकता है कि आप गलत ठहरा जाओ। हियर द अदर पार्टी एंड गिव अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है फेयर हियरिंग, मतलब उसको फेयर ऐसा सुनने का मौका देना चाहिए, एक जायज मौका तो बनता है कि आप उसकी बात को सुनो और और उसके बाद रीजन डिसीजन लो, मतलब दोनों पक्षों की बात सुनो। इसकी बात सुन ली, अब सामने वाले को भी आप क्या करो, मौका दो, और फिर रीजनड डिसीजन, डिसीजन सुनाओ एक रीजन के साथ, एक मतलब आपके डिसीजन में कोई लॉजिक होना चाहिए। तो कीवर्ड क्या क्या हो गया, जस्ट, नेचुरल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, जस्टिस, बियॉन्ड रिटन लॉ, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। हाँ हाँ, इसीलिए मतलब ये मतलब नो वन, ये इतना ही याद रखना है आपको, नो वन शुड बी मेड द जज ऑन ओन कॉज में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा उसमें मतलब समराइज कर रहा है। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, और उसके बाद हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। देखो अपन यहाँ पे ना एग्जाम के लिए एकदम फाइनल तैयारी करने बैठे हैं, तो उन्हीं कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया जो इजीली लर्न हो सकते हैं, समझो मेरी बात को, इतना भी आप कर लोगे तो अपने को मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन्फोर्सिंग द लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो लॉ को इन्फोर्स करना मतलब क्या है, एक लॉ बना हुआ है, ठीक है, अब अपने को उसको इन्फोर्स कराना है, मतलब एप्लीकेबल कराना है। देखो भाई सबसे पहले क्या है, somebody शुड मॉनिटर वेदर द लॉ इज बीइंग फॉलोड और नॉट, मतलब लॉ बना हुआ है तो उसको फॉलो तो करो ना, तो आपको किसी को मॉनिटर करना पड़ेगा, मतलब आफ्टर अ लॉ इज पास्ड इन द पार्लियामेंट इट हैज टू बी एनफोर्स, मतलब अब उसको उसमें क्या बोलते हैं, पावर में लेकर के आओ या फिर जारी करो, ठीक है। somebody शुड मॉनिटर वेदर द लॉ इज बीइंग फॉलोड, ठीक है, दिस इज द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जनरली बातें की हुई है कि एग्जीक्यूटिव के अपन ऐसा काम दे देंगे कि मान लो जीएसटी लॉ को पास किया तो वो लॉ ना इन्फोर्स होना चाहिए, मतलब हर बिजनेस को उसको आपको अप्लाई करना है, तो ये सब ना आपको ओवरसी करना पड़ता है, ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्रीज के नाम दे रखे हैं कि भाई कुछ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज हैं जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन, मतलब इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं जो इन मिनिस्ट्री के पास हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपन निर्मला सीतारमण से याद कर लेंगे, कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो अपने खुद के आईसीआई से याद कर सकते हैं क्योंकि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ही आता है। होम अफेयर्स से अमित शाह को याद कर लेना, और लॉ एंड जस्टिस तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई कि ये जो ऑफिशियल को एम्प्लॉय करने की बात कर रहे हो ना, ये सिविल सर्वेंट, वो यूपीएससी वाले, आईआरएस वाले है ना, वो सिविल सर्वेंट्स वगैरह को आप ऐसी ड्यूटी दे सकते हो, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। देखो ज्यादा अपन नहीं कर रहे, ये सिंपल सिंपल चीजें याद रखो और आंसर बना करके आना है एग्जाम में। आ रहा है समझ में, याद हो रहा है, दिक्कत तो नहीं आ रही है, लाइव में हाँ बोलो सब। अब देखो अब कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए है ना, या फिर ढंग से चलाने के लिए, एडमिनिस्टर कराने के लिए कुछ मिनिस्ट्रीज बना रखी है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इससे अपन वो निर्मला ताई को याद रखेंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला ताई। चलो तो ये देखो यहाँ पे क्या है भाई, वित्त मंत्रालय, ठीक है, जहाँ पे पूरा ये फाइनेंस के डिसीजन लिए जाते हैं, टैक्सेशन के, है ना, बजट वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कंसर्न विद द इकोनॉमी, अब कोई बात नहीं करेगा और अब एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है आपको, और चैट में ही पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले इकोनॉमी, मतलब कंसर्न विद द इकोनॉमी एंड ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब है खजाना अपने देश का, सारे रिसोर्सेज और पैसा, तो ट्रेजरी, इकोनॉमी है ना, तो याद क्या करना है, इकोनॉमी ऑफ द इंडिया से कंसर्न्ड है, ट्रेजरी से कंसर्न्ड है, टैक्सेशन में देखो किसी 12 बजे आई थी इस बार, टैक्सेशन, इसके बाद फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आ गया, सेबी है ना, आईआरडी, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, कैपिटल मार्केट, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस, यूनियन बजट, ये तो याद करने की जरूरत नहीं, ये तो हाल ही में चल ही रहा था, यूनियन बजट, स्टेट फाइनेंस, कैपिटल मार्केट मतलब वही अपना कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है ना, आपका ट्रेजरी, इकोनॉमी, खत्म कहानी। एक बार और बोलोगे याद हो जाएगा। इसको निमोनिक इसलिए इतने ज्यादा नहीं बनाए, जब ऐसी चीज याद हो सकती है निमोनिक का सहारा नहीं लेना। मतलब कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या काम करेगी भाई, इकोनॉमी के साथ, ट्रेजरी के साथ, टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, सेंटर एंड स्टेट के फाइनेंसेस, यूनियन बजट,
किसको पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, कितना टैक्स कलेक्ट करना है, खजाने में कितना पैसा है, ये सब कुछ फाइनेंस मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काम होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। और ये सीए का क्या दे रखा है, देखो ये लाइन लिख देना, मक्खन वाली लाइन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्या करेगा, अपने डे टू डे वर्क लाइफ में उसको क्या करना पड़ता है, ये मिनिस्ट्री के सारे जो भी डिसीजन होते हैं इन सबको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और सही भी है। टैक्स जो लगाएंगे उस हिसाब से अपना काम चलता है ना, जो वो डिसीजन देंगे उसके हिसाब से सीए का काम चलता है। तो ये लाइन भी आप थोड़ा मन से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो ये भाई ये अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। अपेक्स का मतलब सबसे ऊपर, है ना, सबसे ऊपर, ये बोल देंगे फाइनल हो जाएगा अपेक्स कंट्रोलिंग। उसके बाद क्या है, देखो भाई यहाँ पर फोर सिविल सर्विसेज है, मतलब 4 सिविल सर्विसेज, मतलब इन सबको आपने, मतलब इन सबको मिला करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनेगा, मतलब कुल मिला के ये सारे लोग काम करेंगे। देखो, एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस का भी नाम सुना होगा आपने, आईआरएस। फिर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट्स और अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो ऊपर पढ़ ही लिया। तो इसको याद करने का तरीका पता क्या है, देखो बहुत सिंपल है। इंडियन सर्विस, इंडियन सर्विस, इंडियन सर्विस तो हर जगह आ रहा है ना, नीचे बस अपन ऐसे याद रख सकते। देखो भाई, मैंने रेवेन्यू कमाया, रेवेन्यू कमाऊंगा तो अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। मैंने रेवेन्यू कमाया तो मेरे को अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ये जो सर्विस है ये इकोनॉमिक सर्विस है। ठीक है, और जैसे ही ऑडिटर ऑडिट करके जा रहा था, हमने उसको पकड़ा और बोला ले बेटा सिविल अकाउंट्स को भी ऑडिट करके जा। कैसे, अब याद सीक्वेंस में कैसे याद करेंगे, रेवेन्यू कमाया तो अकाउंट्स भी बनाओ, ऑडिट भी कराओ। ये जो सर्विस है ये एक इकोनॉमिक सर्विस है। ऑडिटर जा रहा था तो हमने उसको पकड़ करके वापस ला और क्या बोला, सिविल अकाउंट का भी ऑडिट करके जा। और अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो याद हो ही जाएगा, और हर जगह इंडियन सर्विस जोड़ देना है, हो गया याद। अब देखो सब बोलेंगे अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इंडियन सर्विस जोड़ते जाना, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, फिर क्या बोला, बोलते जाओ, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, फिर हमने क्या बोला, अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज खत्म। फिर ये क्या है, ये इकोनॉमिक सर्विस है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज खत्म, हाँ इकोनॉमिक सर्विस। और फिर सिविल अकाउंट्स का भी ऑडिट करके जाओ, तो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज और अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी। हो गया है यार, हो गया बस। चलो अब डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के अंडर कुछ कुछ डिपार्टमेंट आएंगे, वो पढ़ लेते हैं। देखो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक अफेयर्स आते हैं, एक्सपेंडिचर आता है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक असेट मैनेजमेंट आता है, पब्लिक एंटरप्राइज। देखो भाई ये है ना चैप्टर है बोरिंग, अपने को ऐसे पागलपंती करके याद करना पड़ेगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। तो सुस्ती में अगर कोई भी लेक्चर देख रहा है तो मुझे बाद में मत बोलना, ऐसे ही अपने को बोल बोल के याद करना है। तो घर में ना घर वालों को भी आवाज आनी चाहिए, है ना, कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ऐसे चुप होके नहीं पढ़ना, और यहाँ भी मेरे साथ बोलना है। देखो इसका कीवर्ड मतलब इसका निमोनिक क्या अपन ने बनाया, एफआईआर। देखा कभी एक एफआईआर सीरियल आता था, तो एफआईआर का एपिसोड देखेंगे, कौन सा, सेकंड वाला एफआईआर का एपिसोड लेकर के आएंगे। ईपी मैंने स्क्वायर बना दिया ई को, क्योंकि ई 2 बार था। एफ से क्या हुआ, एफ मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। आई से इन्वेस्टमेंट, है ना। फिर आर से क्या हुआ, रेवेन्यू, ठीक है। एफ से क्या हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर आई से आया इन्वेस्टमेंट, और आर से आया रेवेन्यू। फॉर एपिसोड, एपिसोड में 2 ई है, एक इकोनॉमिक सर्विसेज का, इकोनॉमिक अफेयर्स का ई, फिर एक एक्सपेंडिचर का ई, और फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस का पी। तो मैंने क्या बोला, एफआईआर का एपिसोड देखें, कौन सा, सेकेंड वाला। तो एफ से क्या हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज, आई से हुआ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक असेट्स, आर से रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज का एफ, इन्वेस्टमेंट पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट का आई, फिर आर रेवेन्यू, आर का रेवेन्यू, एफ आई आर। फिर 2 ई है, एक इकोनॉमिक अफेयर्स और एक एक्सपेंडिचर, और फिर पी से पब्लिक एंटरप्राइजेस। बेटा याद करना पड़ेगा यार, मेरे साथ साथ बोलो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एफ फाइनेंशियल सर्विसेज, आर से रेवेन्यू, सॉरी आई से इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, आर से रेवेन्यू, हो गए 3 याद। फिर ई 2 ई है, एक इकोनॉमिक अफेयर्स और एक एक्सपेंडिचर, और पी से पब्लिक एंटरप्राइज, है ना। एफआईआर का सेकंड वाला एपिसोड याद हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। देखो ऊपर वाला ये जो याद करने के और सिंपल है याद करने का तरीका। इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब क्या होता है भाई, कुछ भी हो भाई, टैक्सेशन की बात ले लो, है ना, बजट बनाने की बात ले लो, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा अलॉट करने की बात कर लो, इकोनॉमिक अफेयर्स मैनेज करता है। एक्सपेंडिचर, कहाँ पे कितना खर्चा लगाना है, मान लो गरीबों की सेवा में कितना पैसा लगाना है, तो वो एक्सपेंडिचर भी मैनेज करेंगे। फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, ट्रेजरी में आएगा ना रेवेन्यू, कौन कौन से रेलवे से कितना कमाया,
है ना, बाकी डिपार्टमेंट से कितना कमाया, रेवेन्यू। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विस इतनी सारी दे रहे हैं अपन, वो। फिर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक के एसेट कौन कौन से, ये जितने भी एसेट है ना, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, रेल वगैरह ये सब, इसको मैनेज करना, ये वाला डिपार्टमेंट। और पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, तो ये सब है ना, देखो पैसों से रिलेटेड ही काम की बात हो रही है। और ये निमोनिक को 1-2 बार बोलना तो ये याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, देखो। ठीक है, अब कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है भाई, कंपनी के मैनेज, ये कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं ना, कंपनी के घोटाले वगैरह, कंपनी के जो भी चीजें, ये एमसीए देखता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहाँ देखो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज, एलएलपीज और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, मतलब अगर एक कंपनी को इंसॉल्वेंट होना पड़ता है तो आईबीसी के तहत जाना पड़ता है। या फिर इंडियन एंटरप्राइजेस का रेगुलेशन वगैरह, ये सब मैनेज करती है। मतलब जो भी कंपनी और एलएलपी से रिलेटेड काम है वो काम करती है। इसे अंदाजे से अपने को याद रखना है। ठीक है, या लाइव वालों को समझ में आ रहा है कि हाँ बोलो चैट में। देखो एडमिनिस्ट्रेशन किस किस का, एलएलपी का, कंपनी का, आईबीसी के तहत अगर कोई कंपनी जा रही है तो उसका, या फिर इंडियन एंटरप्राइजेस जो भी हैं, जो भी इंडिया के एंटरप्राइजेस है, सबका रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद मोस्टली सिविल सर्वेंट्स रन करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम सिविल सर्वेंट ही करते हैं, आईआरएस आईपीएस वाले, आईएएस वाले लोग। ठीक है, फिर दीज ऑफिसर्स आर इलेक्टेड सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, सिविल सर्विस, ऐसे अंदाजे से याद रख लो। यूपीएससी है ना, ऐसे याद रख लो कि एक यूपीएससी करा हुआ सिविल सर्वेंट का बंदा हमारी कंपनी में आ गया तो सारे पॉइंट याद हो। जैसे कंपनी में आया, इंसॉल्वेंट हो गई, आईबीसी के तहत आ गई, ऐसे याद रख लो। मतलब क्या है, एक यूपीएससी पास करके, अभी अभी बनाया मैंने, एक यूपीएससी पास करके एक सिविल सर्वेंट जो है वो हमारी कंपनी और एलएलपी में आया। जैसे ही आ गया, इतना मनहूस था कि क्या हो गया, हमारी कंपनी ही आईबीसी में चली गई। हो गया याद, कितना सिंपल है। देखो सबसे पहले यूपीएससी पास करके सिविल सर्वेंट आया, ठीक है ना, जैसे ही आया हमारी कंपनी में, एलएलपी में, वैसे ही आईबीसी में हमारी कंपनी चली गई, खत्म। और इंडियन एंटरप्राइज थोड़ा बहुत याद कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसी पागलपंती करके ही अपने को याद करना है। देखो चलो, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह को याद करो सर, जान दे देंगे हम चीज के लिए। याद आया, चलो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, इसका काम क्या होता है भाई, इंटरनल मिनिस्ट्री, मेनली रिस्पॉन्सिबल इंटरनल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिसी। भाई हमारे देश की सिक्योरिटी वगैरह के बारे में, डोमेस्टिक पॉलिसीज जो हमारी बनती हैं जिससे हमारे यहाँ शांति वगैरह बनी रहे, हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। खत्म कहानी, कितना तो सिंपल है। क्या क्या कीवर्ड याद रखने हैं, देखो इंटीरियर मिनिस्ट्री, इंटीरियर मतलब अंदर की मिनिस्ट्री, हमारे देश के अंदर। मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए। साथ साथ बोलेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, मोबाइल चलाने नहीं आता अपन क्लास में, बंद कर मोबाइल को। चलो क्या बोला मैंने, इंटीरियर मिनिस्ट्री मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए। और हेडेड कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। याद हो गया, सिंपल, शांति वगैरह की बात कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ यार, अच्छा ये सॉरी मैंने यहाँ किया था ना। चलो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, इसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हो गए, एक तो बॉर्डर का मैनेजमेंट, बॉर्डर में मैनेजमेंट करना जरूरी है ना, वो सारी चीजें नहीं कर ले, उसको कर देंगे पहले एक बार, है ना। देखो सबसे पहले बॉर्डर मैनेजमेंट, फिर इंटरनल सिक्योरिटी हमारे देश की, जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिपार्टमेंट अलग चलते हैं। देखो भाई, डिपार्टमेंट ऑफ होम, ऑफिशियल लैंग्वेज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। क्या इनको डिटेल में याद करना है क्या, नहीं, इसको रटना है, इसलिए अपन ने निमोनिक क्या बनाया, हाय बॉयज चलो जम्मू कश्मीर और लद्दाख चलते हैं। क्या कीवर्ड है, हाय बॉयज, कहाँ चलते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख चलते हैं। इसमें आई साइलेंट है बेटा, HIBOSJKL से ही याद रखना है। देखो H से क्या हुआ, H से क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ होम, H से हमारा होम हो गया, I से इंटरनल सिक्योरिटी हो गई। तो हाय बॉयज, H से होम, I से इंटरनल सिक्योरिटी, फिर बॉयज का B से क्या आएगा, बॉर्डर मैनेजमेंट, O से क्या आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज, और S से क्या आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का S, I नहीं है इसमें, और JKL से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख चलते हैं। तो हाय बॉयज कहाँ चलते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख चलते हैं। एक बार और, H से क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ होम, ठीक है। I से इंटरनल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट I, फिर B से बॉर्डर मैनेजमेंट, O से ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का S है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज और डिपार्टमेंट स्टेट का S, फिर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख चलते हैं। हाय बॉयज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख चलते हैं, याद आ जाएगा। चलो उसके बाद डिपार्टमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब क्या है,
सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डायरेक्ट ऑफ सेंसर ऑपरेशन। मतलब क्या है ना भाई, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजों को ट्रांसलेट वगैरह करना, ये सारी चीजों के काम बोल रहा है। तो आप तो सिर्फ एक ट्रांसलेशन ब्यूरो को याद रख लो, गूगल ट्रांसलेशन से इसको याद रख लो। एक सेंट्रल हिंदी ट्रांसलेट इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट जो हिंदी ट्रांसलेट करता है, इसे याद रख लो। और एक डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, खत्म खेल, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट, बस एक एक बार आपको रीड करना है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पे आ जाते हैं। देखो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या बोलता है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को नाम से ही क्लियर है कि ये क्या बात करता है भाई, सबके साथ किसी के साथ भी अन्याय ना हो और सारे लॉ जो है वो फुलफिल्ड हो। एक मिनट, चलो क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले लीगल अफेयर्स मैनेज करता है, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी मैनेज करता है, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस मतलब सबके साथ सबका भला हो, है ना, न्याय हो, किसी के साथ भी बुरा ना हो, बस यही है। देखो लीगल अफेयर्स को मैनेज करेगा, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी को मैनेज करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन किसका करेगा, जस्टिस का, एडवाइस करेगा वेरियस मिनिस्ट्रीज को ताकि आप प्रिंसिपल ड्राफ्ट कर सको, मतलब जस्ट एंड इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को ड्राफ्ट कर सको। मेन चीजों को सिंपल इसलिए बना रहा हूँ, आपको लगा बीच के इतने कीवर्ड छुड़वा दिए, आप सिर्फ इनको ही अगर याद करके समझ के चले आओगे आपका काम हो जाएगा। जैसे लीगल अफेयर्स को मैनेज करना, ठीक है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू लीगल अफेयर्स को अंडरलाइन करके आ जाना, ठीक है। इसके लेजिस्लेटिव एक्टिविटी को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा किसका, जस्टिस का, एडवाइस करेगा वेरियस मिनिस्ट्रीज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन मतलब ड्राफ्टिंग प्रिंसिपल लेजिस्लेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगहों के या फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लॉ अलग अलग बनते हैं ना, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये ध्यान रखता है कि लीगल अफेयर ढंग से मैनेज हो, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी ढंग से मैनेज हो और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, सबके साथ भला हो, एडवाइस करे वेरियस मिनिस्ट्रीज को ताकि वो ढंग से लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल बना सके, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में क्या आएगा, लीगल अफेयर्स आएंगे, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आएगा और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन याद कर सकते हैं कि कैसे भी DDL जैसे याद कर लो, 2 DD उठा लो फिर LJ उठा लो, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट ऑफ, सबसे पहले DD तो डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, ऐसे करके याद रख लो तो DDL जैसे याद हो जाएगा। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन छोटा सा दिया हुआ है, मतलब सेबी क्या करता है भाई, जो हमारे स्टॉक मार्केट है उसमें कोई गलत मतलब कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी, फ्रॉडुलेंट या फिर अनलॉफुल ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, सब कीवर्ड नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं हो रही है या फिर कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो रही है जिससे कैपिटल मार्केट डिस्टर्ब हो जाए या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग बच जाए या फिर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है उसको अगर कुछ अफेक्ट हो जाए। जैसे मान लो अपन ने सेबी मतलब अपन ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और कल को मान लो सेबी ने अपना काम ठीक से नहीं किया और धोखाधड़ी हो गई तो हमारे तो पैसे चले आएंगे ना। तो इसलिए सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट खत्म, फाउंडेशन में से इतना ही है, सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करना। जय माता दी, सिर्फ इतना ही याद करना है, क्या सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को मैनेज रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। क्या है, सिंपल। सिक्योरिटी मार्केट क्या, जो स्टॉक मार्केट वगैरह, कमोडिटी मार्केट मतलब क्या, जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं होते विद डिलीवरी कमोडिटी, कभी देखना मैं बताऊंगा आपके, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। बस इतना ही अपने को इसमें याद करना है। उसके बाद आरबीआई, हमारा प्यारा सा आरबीआई, और इसको अपन स्टार लगाएंगे क्योंकि इसमें से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, हो सकता है आपके अटेम्प्ट में भी देखने को मिल जाए। देखो आरबीआई क्या है, आरबीआई का भी कोई निमोनिक नहीं बनाया है क्योंकि ऐसे ही याद हो जाएगा, जो ऐसे ही याद हो सकता है उसका निमोनिक की जरूरत नहीं पड़ती। देखो क्या करेगा, पैसा छापेगा ना, सबसे पहले तो कंट्रोल करेगा, इशू करेगा मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, कि कितना सप्लाई करना है, बहुत ज्यादा सप्लाई ना हो जाए और बहुत ज्यादा कम भी सप्लाई ना हो जाए। तो इन सबको कंट्रोल करने का और इशू करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो कंट्रोल और इशू करेगा, सप्लाई को मेंटेन करेगा, खत्म कहानी, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम मतलब अभी आरबीआई ने इतना सारा वो लेकर के आया ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करो, किस तरीके से कैसे पेमेंट करोगे, तो पेमेंट सिस्टम को मैनेज करेगा। तो कंट्रोल और इशू करेगा क्या, इंडियन रुपीस के सप्लाई को, और पेमेंट सिस्टम को क्या करेगा, मैनेज करेगा। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कैसे हो सकता है भाई,
किस तरीके से प्रिंट होंगे, किस तरीके से मिंट होंगे इंडियन करेंसी नोट्स, है ना, मतलब मिंट करना मतलब सिक्के विक्के बनाना, प्रिंट करना, ये सारा काम, ठीक है। उसके बाद रेगुलेट करेगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, रेगुलेट दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। इसका निमोनिक नहीं बना है क्योंकि बहुत सिंपल है भाई, यूं ही याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले कंट्रोल करना और इश्यू करना किसको, सप्लाई को इंडियन रुपीस के, कि कितना जाएगा, कितने हम सिक्के बनाए, कितने हम नोट छापे, कैसे कैसे सप्लाई करें, तो उसको कंट्रोलर इशू करेगा। पेमेंट सिस्टम का ध्यान रखेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, प्रिंट करेगा, मिंट करेगा, ठीक है, करेंसी को। फिर रेगुलेट करेगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया को, और साथ ही साथ वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा ऑफ डिपॉजिट गारंटी ऑफ दी क्रेडिट फैसिलिटी। इसको अपन प्यार से ना DICGC बोलते हैं, ये देखो लिखा है ना DICGC। DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, है ना। कभी भी याद रखना ECGC और DICGC का ना एक इंश्योरेंस चलता है। फॉर एग्जांपल अपने बैंक में पैसा जमा किया तो याद रखना 5 लाख तक इंश्योरेंस रहता है उसमें, मतलब 5 लाख तक भले बैंक डूब जाए आपका पैसा सुरक्षित रहता है, ये वही वाली बात है। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मेरे साथ बोलेंगे, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। सिर्फ इतना। RBI याद हो रहा है क्या? मैंने इसलिए इसको ना रटवाया नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है भाई, है ना। क्या है, मैंने क्या बोला, कंट्रोल इशू करेगा सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रिंट करेगा, मिंट करेगा करेंसी को, रेगुलेट करेगा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया को, और ये क्या करेगा, DICGC का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। याद हो रहा है क्या आपको? शक्लें में कोई ऐसी दिख रही, याद नहीं हो रहा हो तो बोल दो, मैं दोबारा बता दूंगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ठीक है। चलो उसके बाद ये और भी इंपॉर्टेंट है भाई, IBC से क्वेश्चन आ सकता है, स्टार लगाओ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? देखो एक कंपनी बीमार हो गई, एक कंपनी जो है वो अपने क्रेडिटर का पेमेंट नहीं दे पा रही बेचारी, है ना, एकदम में मतलब ऑलमोस्ट एंड के हालत पे आ गई है। तो ऐसे केस में बेटा क्या होता है, एक IBC के प्रोविजन लगते हैं, जो अपने को फाउंडेशन लेवल पे इतना ही दे रखा है ना, वो अपन बाद में पढ़ते हैं। इट इज रेगुलेटर ऑफ द ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, मतलब बहुत सारी कंपनीज रोज के रोज क्या जाती हैं, IBC में जाती हैं, जहां क्या होता है उसके मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अपन सबने मिलकर कंपनी बनाई, लेकिन अपन कंपनी ठीक से चला ही नहीं पाए, कंपनी हो गई बंद, मतलब बंद की कगार पे आ गई, हम तो क्रेडिटर कोई पैसा नहीं दे पा रहे, सबने हम पे केस कर रखे। तो हम क्या गए, या तो हमने एप्लीकेशन दे दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को, या फिर उन लोगों ने IBC की एप्लीकेशन दे दी कि बंद करो इसको। तो जब ऐसा हुआ तो हमारा मैनेजमेंट छिन करके, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छिन करके चला गया इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, और वो देखेगा, वो सब चुकता कर कुरा के सबको पेमेंट करके नक्की करेगा। जैसे एक इंसान की कभी बैंकरप्सी होती है ना, वैसे यहाँ पे इंसॉल्वेंसी होती है, इतना याद रखो, ठीक है, कंपनी की। अब समझो, अब ये स्कीम समझ में आ गई ना, अब फटाफट समझ में आएगा। देखो ओवरसी करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, इतनी सारी प्रोसीडिंग हो रही है तो ओवरसी करने के लिए एक बोर्ड चाहिए ना, तो वो है IBBI सॉरी। यहाँ पर कौन कौन से लोग होते हैं? देखो एक होती इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जो यही काम करती है। जैसे मान लो बोर्ड खुद आकर के तो असेट वगैरह नहीं बेचेगा, तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल IP जिसको अपन बोलते हैं, IP अपॉइंट किया जाता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है सारा काम करता है, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू अपन ये काम करते हैं, एक एजेंसी होती है प्रॉपर। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और एक होती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जहां पे पता क्या होता है, सबकी डिटेल्स रहती है, मतलब जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उस यूटिलिटी से एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकता है। सिंपल है, कितनी चीज देखो भाई। रेगुलेट कौन करेगा? ओवरसी करेगा IBBI किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को। फिर कौन कौन सी चीजें हमने बोली, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है, इतना याद रखना था। फिर नीचे याद रखो, इसमें इंडिविजुअल भी आते हैं, कंपनी भी आती है, LLP भी आती है, पार्टनरशिप फर्म भी आती है। न्यू कोड विल स्पीड अप द रिजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब जरूरी नहीं कंपनी, ये इंडिविजुअल LLP पार्टनरशिप पे भी लगता है, LLP पे भी लगता है, और ये न्यू कोड है जिससे क्या होगा, रिजोल्यूशन प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी। थोड़ा जो स्ट्रेस्ड एसेट है, मतलब वो थोड़ा सा क्या हो जाए, जो स्ट्रेस्ड एसेट मतलब जिसमें किसी न किसी का चार्ज है ना, वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है, तो इन सब की प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगी हमारी प्रोसेस, और ये सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस को। भाई ये सोशल साइंस पढ़ रहे हैं अपन यार, सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस को, यही ले कि मतलब ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी हमारी प्रोसेस, और साथ ही साथ
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग इट हैंडल द केसेस यूजिंग 2 ट्रिब्यूनल। एक एनसीएलटी, यहाँ पे 2 ट्रिब्यूनल है। अपन पता है आगे जाकर के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है ना, अलग अलग ट्रिब्यूनल होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 ट्रिब्यूनल है, एनसीएलटी को अपन ट्रिब्यूनल बोलेंगे और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अपन ट्रिब्यूनल बोलेंगे। ट्रिब्यूनल मतलब जो फाइनली ऑर्डर देता है ना, फाइनल जो डिसीजन देता है। तो एनसीएलटी कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। याद हुआ क्या? आईबीसी। आईबीसी थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है? एक बार और मेरे साथ रट्टा लगाएंगे, याद हो जाएगा फटाफट। देखो, ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स क्या है? ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कौन कौन से लोग होते हैं इसमें? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किन किन को कवर करता है? इंडिविजुअल को, कंपनी को, एलएलपी को, पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप फर्म को। न्यू कोड है जो स्पीड अप कर देगा रिजोल्यूशन प्रोसेस को, सिंप्लीफाई कर देगा प्रोसेस को। 2 ट्रिब्यूनल होते हैं, एक एनसीएलटी होता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है। साइड में छोटा सा चार्ट बना लेना, हो जाएगा याद, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जस्टिस सिस्टम, ज्यादा नहीं बचा है, देखो इतना सा बचा है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जस्टिस सिस्टम मतलब सबको न्याय मिले, उसका कुछ स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं कि इंडिया में कैसा जस्टिस मिलता है लोगों को। देखो इसमें देखो क्या है, फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी सिस्टम, मतलब जुडिशियरी सिस्टम जो जस्टिस वाला सिस्टम है उसके फंक्शन 3 टाइप से दे रखे। रेगुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ फेयरनेस। क्या मतलब है इसका? एक है फेयरनेस का मतलब क्या? वो फेयर एंड लवली नहीं। फेयरनेस का मतलब है कि सबके साथ, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, तो फेयरनेस। फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का क्या मतलब है? कि डिस्प्यूट जो है उसको खत्म करो। और रेगुलेट और इंटरप्रेट करो, मतलब जो भी कोड बनाए गए हैं, जो भी एक्ट बना रखे, उसको प्रॉपरली आप इंटरप्रेट करके डिसीजन दो ना। ऐसा नहीं कि आपने लॉ को ही गलत इंटरप्रेट कर दिया। तो इसको अपन कीवर्ड क्या याद रखेंगे? एफडीआई। इसको कैसे याद रखेंगे? एफडीआई। एफ से क्या हुआ? एफ से फेयरनेस, डी से डिस्प्यूट और आई से इंटरप्रिटेशन। एफ से फेयरनेस, डी से डिस्प्यूट और आई से इंटरप्रिटेशन हो गया। उसके बाद इन द हियरार्की ऑफ द कोर्ट, मतलब अब थोड़ा सा ना कोर्ट की हियरार्की वगैरह आ रही है। देखो यार जो थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया, थोड़ा मैनेज कर लेना। सुप्रीम कोर्ट को मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे अंडरलाइन किया है, और बाइंडिंग पे अंडरलाइन किया है, रिस्पेक्टिव स्टेट पे अंडरलाइन किया है, और बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट पे अंडरलाइन किया है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? देखो सबसे पहले इसको ऐसे याद रख लो, याद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है ना सब पे टॉप पे बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती। देखो तो क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे बैठा हुआ है, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट उसके नीचे काम करेंगे। डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट है बाइंडिंग हो जाएगा इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, मतलब अगर मैंने मान लो हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट में बाइंड हो जाएगा, बट आर ओनली परजुएसिव इन दी अदर स्टेट। ठीक है, परजुएसिव का क्या मतलब है? परजुएसिव का मतलब है कि कंक्लूसिव का मतलब ऐसा है कि अगर इस स्टेट में लगाए तो इस स्टेट में, मतलब सारे स्टेट में बाइंडिंग हो जाएगा सराउंडिंग के स्टेट पे, इसलिए परजुएसिव वर्ड यूज किया गया है। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और बाइंडिंग ऑन दी होल हाई कोर्ट, मतलब जितने भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोल दिया तो भाई ने बोला करने का तो करने का, फिर वो हाई कोर्ट की नहीं चलेगी, सारे हाई कोर्ट पे वो क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो फुल एंड फाइनल है, बोलता है ना मेरा वचन ही है शासन, तो ये क्या है? ये शिवगामी है। सुप्रीम कोर्ट को अपन क्या बोलेंगे? शिवगामी देवी। मेरा वचन ही है शासन, वर्ड मतलब इसने अगर बोल दिया तो फाइनल वर्ड ऑफ मैटर बन जाएगा, फिर इसके आगे किसी की नहीं चलेगी। याद हो गया? अब सुप्रीम कोर्ट के आगे अपन ने थाला फॉर अ रीजन लिखा है, बताओ क्यों? 7, मतलब कोर्ट जो है वो कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर होते हैं, और थाला अभी कितने साल के हैं? 34 साल के। याद हो जाएगा कि थाला फॉर रीजन कितना? 7, और थाला अभी कितने साल के? 34 साल के। तो ये 7 और 34 की कहानी अपन ऐसे याद रख लेंगे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में अपन ने पहले तो बोल दिया भाई फाइनल वर्ड ऑफ है ना जस्टिस होगा, इसने बोल दिया तो बोल दिया ऐसा, और सारे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग हो जाएगा। फिर अपन क्या बोल रहे पता है? यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं, है ना। और मतलब इसमें क्या है? प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट 7 मेंबर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, लेकिन प्रेजेंटली ये नंबर इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 34। तो हमको 7 और 34 दोनों लिखना है। पहले हमने बोला कि 7 मेंबर होते हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है ना शामिल होता है, लेकिन प्रेजेंटली कितने हैं? 34 है ना, उसमें इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो थाला फॉर अ रीजन 7 से थाला फॉर अ रीजन, और वो अभी 34 साल के हैं तो 34। ठीक है, हो गया। अब हाई कोर्ट के बारे में याद, तो हमने क्या बोला था कि भाई अगर इसने कोई डिसीजन सुना दिया तो वो क्या हो जाएगा?
इन ईच स्टेट पे क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। तो मस्ट बी, मतलब और ये भी है कि हर कोर्ट में, सॉरी हर स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होना जरूरी है, मतलब ईच स्टेट में एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। फिर हमने क्या बोला, हाई कोर्ट इज अपेलेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो हाई कोर्ट के बारे में आए तो ऐसे लिख देना कि 25 हाई कोर्ट है अभी तक, वन फॉर ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या है, 25 हाई कोर्ट है और हर ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक हाई कोर्ट है, और 6 स्टेट का मिला करके एक हाई कोर्ट है। तो इसे याद रखना, सबके लिए एक एक है लेकिन 6 का मिला करके एक ही बना रखा है। ठीक है, इतना याद रखना। तो क्या क्या बोला, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट, है ना, 25 है टोटल, हर स्टेट में एक एक है लेकिन 6 स्टेट का मिला करके एक हाई कोर्ट बना रखा है। खत्म। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आ जाते हैं। चलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या मतलब है, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट, क्लेम और डैमेजेस, है ना। द कोर्ट ऑफ सेशन डील्स विद द क्रिमिनल मैटर। मतलब यहाँ पे क्या है, जो ऐसे होता है क्रिमिनल मैटर जो होते हैं, कुछ ऐसे डिस्प्यूट वगैरह के काम होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख लेता है। ठीक है, ये सूट ट्राई करता है। सूट मतलब पहन के सूट ट्राई नहीं करता, सूट ट्राई करने का मतलब है यहाँ पे ट्रायल, मतलब यहाँ पे सुनी जाती है बातें, उसको ट्रायल सूट बोलते हैं, कि ट्राई करता है सूट को। वेलिंग नॉट मोर देन 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ तक के छोटे मोटे केस ये कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो 2 करोड़ लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, ये लिख देना, लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ के मैटर देखेगा, सूट ट्राई करेगा जो 2 करोड़ से 2 करोड़ या उससे कम, मतलब 2 करोड़ तक है। उसके बाद पावर टू कंट्रोल क्या है, पावर टू कंट्रोल क्या है, देखो जुरिस्डिक्शन मीन पावर टू कंट्रोल। इसका क्या मतलब है, कैसा होता है ना कि ये केस यहाँ का है तो हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, हम नहीं देखेंगे, वो वाली बात है पावर टू कंट्रोल। और पार्टीज रेसाइड और द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट सिचुएटेड, मतलब जितना जुरिस्डिक्शन है अगर वहां पर पार्टी रिसाइड करती हो या फिर जिस प्रॉपर्टी का मैटर है अगर वहां सिचुएटेड वो प्रॉपर्टी करती हो तो ही ये अपनी टांग अड़ाएगा। आ गया समझ में, आ रही, क्लियर हो रही चीजें। मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट देखेगा, क्लेम, डैमेजेस, ये सारी चीजें, और क्रिमिनल मैटर देखेगा, और वो वाले सूट को ट्राई करेगा, ऐसे सूट को ट्राई करेगा जो 2 करोड़ से कम के हो। ठीक है, 2 करोड़ तक हो। ठीक है, उसके बाद पावर टू कंट्रोल कहां तक है इसका, जहां पे पार्टी रिसाइड करती है या फिर जहां पे सिचुएटेड है वहीं तक के, जहां तक उसका जुरिस्डिक्शन है वहां तक ही इसके पास कंट्रोल आएगा। और लास्ट में अपन क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। इसका क्या मतलब है भाई, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का सिंपल मतलब है जिस की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख या 10 लाख या उससे ज्यादा, तो मोर देन इक्वल टू 10 लाख बोला। क्या बोला मैंने, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आर एस्टेब्लिश्ड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट वेयर द पॉपुलेशन मोर देन इक्वल टू कितनी है, 10 लाख। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज द पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब इसके पास कितनी पावर आएगी जितनी एक चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट के पास होती है। और फिर हम क्या बोलेंगे कि मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी जो पावर है वो कितनी है, मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के हिसाब से जो फर्स्ट क्लास का है। मतलब ये ना वो थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको इतना याद रखो। पहली बात तो ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट कहाँ बनेंगे, जहाँ पे 10 लाख से ऊपर की पोजीशन है, और इसके पास वही पावर होगा जो एक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हो जो फर्स्ट क्लास का हो। मैं फर्स्ट क्लास मतलब इनके पास ना ऐसी अभी इतने अपन डिटेल में जान सकते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के ऑफिसर होते हैं। तो फर्स्ट क्लास का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके जितनी पावर इसकी होगी, और इसके साथ अपना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी समाप्त होता है। अब मेरी बात सुनो, आप मेरे को मालूम है आपको इतना अच्छे से याद नहीं होगा क्योंकि ये ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चैप्टर है, बोरिंग है। इसको अभी जाकर के आपको 2-3 बार याद करना पड़ेगा, जितने भी कीवर्ड मैंने मार्क करा है सिर्फ उसको 2-3 बार बोल लेना, आपका काम हो जाएगा। एक बार वंडर बुक सॉल्व कर लेना क्योंकि जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो इसी में से आएंगे, अपने 6 मार्क पक्के। ठीक है, अपन कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।